संचालन करने वाले उनको सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। भंते जी के द्वारा जो अथक प्रयास है इसमें किए जा रहे हैं। पहले तो प्रज्ञा दर्पण पुस्तिका का विमोचन करके उसको सर्वश्रेष्ठ लाइन पर लिया गया है, पूरे देश में जिसकी चर्चा है। इसी क्रम में मैं बताना चाहता था कि आप जिस तरीके से अथक प्रयासों में लगे हुए हैं, बाबा साहब ने जो संदेश दिए थे उनके क्रम में हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। जब हम इस चीज़ पे जाते हैं तो बाबा साहब ने 3 जो बातें बताई थी कि पहले पढ़ाई कर लो। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई है, नॉर्मल नहीं, पूरी पढ़ाई। दूसरे नंबर पर इस पढ़ाई के साथ में इकट्ठा होना, भाई नियमानुसार इकट्ठे हो करके उस पर डिस्कस करें। तीसरे नंबर, जब उसमें जानकारी हो जाएगी, डिस्कस करेंगे, तब किसी बात के लिए संघर्ष किया जा सकता है। ये 3 मूल सिद्धांत हैं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। चूँकि देश में अमीरी और गरीबी का है, जातीयता का प्रकोप रहा है, लेकिन अमीरी गरीबी जितने आदमी, चाहे वो इस समाज के हों चाहे किसी उसके, जो भी थोड़े से मालदार हो जाते हैं वो ऊपर वालों में चले जाते हैं, जनरल में चले जाते हैं। यहाँ कोई जनरल और शेड्यूल कास्ट नहीं है, यहाँ केवल गरीबी अमीरी की जातियाँ हैं जिनसे समाज में दुख पैदा हो गया है। उन्होंने जो 3 अपने गुरु बनाए थे, गौतम बुद्ध जी, कबीरदास और महात्मा ज्योतिबा फूले, उन्होंने जो दिशा निर्देश आदेश दिए, इसी तरीके से इन्होंने उनको पालन किया। चूँकि उनके जीवन में 14 अप्रैल इसलिए आई है कि उस 14 अप्रैल को मात्र जन्म नहीं हुआ बाबा साहब का, उसी दिन शिक्षा में प्रवेश, उसी दिन शादी, उसी दिन बिछो, उसी दिन बहुत सारे, ये 14 अप्रैल इसलिए भी उनके जीवन की संकटमयी लाइन बनी है। बाबा साहब को जन्म लेते ही उनके लिए उसी समय ज्ञान हो गया था जिस समय जन्म लिया गया है। जिस तरीके से बाद में ज्ञान होता है लोगों को, महात्मा गांधी जी को ज्ञान जब हुआ जब जा कर के अफ्रीका में इनके साथ मारकूट ट्रेन से निकाल के फेंकना, तब इनको ज्ञान हुआ कि यहाँ शेड्यूल कास्ट भी रहती है। तब वहाँ से आने के बाद में इन्होंने जातीयता को समझा, गरीबी को समझा, शेड्यूल कास्ट कैसी मारी मारी फिर रही इसको समझा। इसका ज्ञान लोगों को आसानी से नहीं होता। जब महात्मा गांधी को बैरिस्टर होने के बाद इतने दिन बाद ज्ञान हुआ, तो इस देश के राजाओं, महाराजाओं, नेताओं, ऑफिसर्स, इनको कोई ज्ञान ही नहीं है इस संबंध में। अगर ज्ञान प्राप्त करना है, गांवों की, गरीबों की गलियों में उनके बच्चों को देखने के लिए, और जंगलों में जो रह रहे हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, बैकवर्ड क्लासेज हैं, बैकवर्ड को मंत्र पढ़ा दिया जाता है। मात्र रामायण और महाभारत से काम नहीं बन रहा हमारा कि इनको पढ़ लें, देख लें, तीर तलवार चलाना सिखा दें। आज जो नई टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर हर आदमी को शिक्षा की लाइन पर देना होगा। शिक्षा से ही सब कुछ संभव है। तो शिक्षा पहले जो गरीब आदमी है उसको, चाहे वो किसी भी जात का हो, और इसके साथ ही अगर उच्चीकरण करना है, अगर उसे समाज में आगे स्थान देना है, समाज को, विश्व को धरोहर के रूप में भारत को आगे लाना है, तो विश्व में आगे बढ़ने के लिए केवल शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा के बाद अगर मेहरबानी इनकी हो जाए तो जो दलित और पिछड़े लोग हैं इनको रोज़गार मुहैया कराना ज़रूरी है। रोज़गार मुहैया कराने से वो अपने आप ही शिक्षित हो जाएंगे, अपने आप ही इकट्ठे होना शुरू कर जाएंगे, अपने आप ही संघर्ष करना शुरू कर देंगे। ये सभी पूरे अन्य देशों को भी विद्या बता सकते हैं। पुराने भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था,
आज उस चिड़िया के बारे में ये जब ही संभव है, सोने की चिड़िया जब ही संभव है जब ये शिक्षित हो जाए। शिक्षा से हर तरीके की रोक है। शिक्षा में अपर कास्ट का पूरा बोलबाला है, मालदार लोगों का बोलबाला है। उनके बच्चों की स्थिति देख लें, हर तरीके की गुंडागर्दी देश में छा गई है। उन्हीं के हाथ में, जब मालदारों के हाथ में, गरीबों के हाथ में दो पहलू हो गए हैं। दोनों पहलुओं को अलग जब तक डिवाइड नहीं किया जाएगा तो उनको किसी देश की कोई तरक्की नहीं है। उनको फैक्ट्री चलाने के लिए, उनको स्कूल चलाने के लिए, उनको कॉलेज चलाने के लिए, उनको यूनिवर्सिटी चलाने के लिए अनाप शनाप सरकार पैसा दे रही है। वो पब्लिक के सेक्टर से, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हर तरीके की मोटी पैसा ले रहे हैं। ना ही आज तक कोई जेल गया है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी तोड़ी गई है, ना ही यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की गई है। ये सारे के सारे टोटल फ्रेम बना हुआ है। इस फ्रेम को तोड़ना बहुत आवश्यक है। इसके लिए संघर्ष की ज़रूरत है और बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको जॉब दिलवाने के लिए इस पर संघर्ष करने की आवश्यकता है, जहां हम लोगों की आवश्यकता है। भंते जी, आप पूरा ध्यान दें, आपकी पूरी टीम दे इस बात को लेकर के। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस देश का कहीं कोई उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं, हवाई जहाज़ों से चल रहे हैं, वो हवाई जहाज़ों में मौज लेते हैं। हवाई जहाज़ों में एक तो जो व्यवस्था की गई है वो ही लोग चल रहे हैं। हर एक आदमी को जब देश में बन गया है हवाई जहाज़ तो एक बार यात्रा करने का अधिकार है। कम से कम बैठ के देख तो ले। तो हर आदमी को ये व्यवस्था की जाए कि चाहे वो छोटा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, एक बार अवश्य अपने जीवन में बैठ ले हवाई जहाज़ में। ये नहीं है कि ये केवल उन्हीं हवाई जहाज़ के जो मालदार लोग हैं वो ही बैठेंगे। तो इससे देश में एक विकृति पैदा हो रही है। लोगों के दिमाग में बात आई हुई है। मैं समझता हूँ कि उत्तरांचल वालों से एक बार मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि ट्रेन हमने देखी टीवी पर है, ट्रेन में कभी बैठे ही नहीं। तो कितना सपना है देश में, कब से ट्रेन चल रही है और उत्तरांचल के लोग कभी इसमें बैठे ही नहीं। और मैं समझता हूँ गांवों में भी अब भी 10 से 20% लोग, पुराने बुजुर्ग, कभी बैठे ही नहीं होंगे ट्रेनों में। तो जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें समाज के साथ साथ सरकारों का भी काम है कि सरकार इस पे ध्यान दें। शिक्षा पे ध्यान दे देंगी तो शिक्षा से सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये तो केवल प्लानिंग वे में रोजगार ख़त्म करके और मनरेगा का रोजगार दे रहे हैं। मनरेगा का रोजगार कितने दिन तक दे सकते हैं? समाज की व्यवस्था में सबसे खतरनाक व्यवस्था बाज़ार की व्यवस्था है। बाज़ार व्यवस्था सही होनी चाहिए, एक रेट होना चाहिए, एक हर किसी दुकान पे बार्गेनिंग न हो सके, छल फरेबी न हो सके। इस दुकान पर जिस दुकान से जो सामान खरीदा जाए एक रेट का हो, चाहे ये रेट कितना ही बढ़ा लें, रेट एक हो, जिससे आदमी को, किसी को भेजना है, अपने आप भी मंगाएगा सामान तो एक रेट में फिक्स हो। अगर ये बाज़ार व्यवस्था सही नहीं है तो इसमें जो है बहुत ऊंच नीच का भेदभाव है। इसको समझना बहुत ही गहराई की बात है। तीसरे नंबर पर शिक्षा के साथ में ये बाज़ार व्यवस्था है। बाज़ार व्यवस्था के साथ में जो धनाढ़ लोग पहले से हैं, 47 में हमारा जब देश गुलाम था उस समय सारे के सारे गुलाम थे। और गुलाम के पहले जो भी लोग थे, चाहे वो किसी भी जाति के थे, उस समय सबकी स्थिति एक जैसी थी। चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी जगह का रहने वाला हो, एक ही स्थिति थी, सभी गुलाम थे। जब गुलाम से स्वतंत्र हुए, जब स्वतंत्रता आ गई तो उसमें इन सब चीज़ों का समाज में समावेशन होना चाहिए था।
शिक्षा पर थोड़ा बहुत शुरू में ध्यान दिया गया, इसके बाद में शिक्षा को एकीकरण कर दिया गया, शिक्षा को प्राइवेट लाइन पर ले गए। जो स्कूल बनाए हुए हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड देखिए, और जो स्कूल में आया लगी हुई है उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखिए। उसी स्कूल का मालिक है और जो आया है उनके सबके एक जैसे सिद्धांत, एक जैसे काम, एक जैसे। इससे जो है चरित्र हनन हो रहा है, मौज ले रहे हैं, धन्ना सेठ बने हुए हैं। स्कूलों को सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो जितना चाहते हैं सरकार का पैसा सरकार से ले लेते हैं। एक उसका मेन उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जैसे शेड्यूल कास्ट वालों का एडमिशन कोई बच्चा ले रहा है या नहीं ले रहा है, 4 यूनिवर्सिटियों में एक बच्चे का एडमिशन है और वहाँ सरकार से उनको पैसा आ रहा है वजीफ़ा का, उनसे बेचारों से पहले ही पैसा ले लिया जाता है। वो पैसा न दे करके वो ट्रांजैक्शन करके अपने खाते में ले करके मैनेजर मालिक मालदार हो रहे हैं और गरीब वहाँ का वहीं रह रहा है। उसको न पढ़ पा, उसी को फेल करने की प्रक्रिया अपना रखी है, केवल वो ही फेल होता है। आप किसी भी कॉलेज में देख सकते हैं, जो फेलियरों के पीछे से फर्स्ट होगा, फेलियरों में शेड्यूल कास्ट का आदमी होगा, उसको फेल किया जा रहा है। उसी के पीछे लगे हैं कि किस तरीके से ये जो है बढ़ न पाए, उसी पर कमेंट करेंगे। ये कुछ नहीं जानता, मास्टर उन पर कमेंट करेगा, प्रिंसिपल कमेंट करेगा, मैनेजमेंट कमेंट करेगा। ये शिक्षा का आधारभूत जो सिद्धांत इन्होंने बना रखा है, इसको बदलना होगा। इससे जब तक नहीं बदल पाएंगे तो और कोई तरक्की होना शेष नहीं है। खेती कोई नहीं कर रहा, खेती से कोई मतलब नहीं रह गया है और गांव से आदमी शहर की तरफ भगा चला आ रहा है। वो तो रहा कोरोना का, इसने थोड़ा सा सबक सिखाया था, इसने सबको बराबर में खड़ा कर दिया था। अमेरिका और चाइना जैसे धुरंधरों को धो दिया और इंडिया में अभी मजाक कर रहे हैं। मुछी का बनवा दिए गए, इससे मुछी के से कोई रोग का इलाज नहीं। इस रोग के लिए कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं लगाई गई है जिसको जो है आदमी देखे और सुने और समझे कि हम जो है किसी डॉक्टर ने या किसी साइंटिस्ट ने सामने फ्रंट लाइन पर किसी चैनल पर बताया हो कि मैं जांच कर रहा हूं और मैं इसकी दवाई बना रहा हूं, और पैसे खा रहे हैं, अस्पतालों को पैसे दे रहे हैं। भाई उसमें जो है ये दूसरा इंश्योरेंस करने के लिए चिल्ला रहा है कि तुम रहे या ना रहे, बच्चों का क्या होगा। जब साल बच्चे कहाँ से रह जाएंगे जब कोरोना सब कोई मार देगा। तो एक तो इंश्योरेंस के प्रचारकों को टीवी पर चैनलों पर आने से रोका जाए। ये भ्रमित करते हैं, दिशा गलत देते हैं, ये इनका स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है, लूट कर रहे हैं। समय पर कोई भी वो इंश्योरेंस काम नहीं दे रहा है। मैं इस प्रकार से छोटी सी बात रख करके बाजार व्यवस्था, शिक्षा के लिए संघर्ष और समाज के लिए उत्थान, उसमें समाज में महिलाएं भी हैं, बच्चे हैं, इनका उत्पीड़न, इनके साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। इस पर अंते जी के माध्यम से कोई इस पर ध्यान दे तो मैं समझता हूँ ये समस्याएं हो सकती हैं। बाबा साहब अगर इस शिक्षा में उच्च नहीं होते तो महात्मा गांधी को फांसी लग रही थी, उसको बचा करके लाने में, अन्य लोगों को बचा करके लाने में उन्हीं की भूमिका थी। वो तो गरीब घर से थे, उनको उसी दिन ज्ञान हो गया था, चूँकि गरीबी से रोज़ आना कोई न कोई चाय वाला ही मारने आ जाता था, गुंडागर्दी करने उनके साथ आ जाता था। उनको दिल और दिमाग में जब बात बैठ गई उसी दिन ज्ञान हो गया था, मरते दम तक उनको ज्ञान था। उनके पीछे लग करके जो समाज का जो संगठन था वो जब उभरा है तब सरकारें कांपी हैं। आज हमारा नेतृत्व विहीन सा हो रहा है,
इसमें जो है तरह तरह के तर्क वितर्क करते हैं। शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। केवल शिक्षा ही ऐसी है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। चूँकि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने का हमारा खर्चा कम है, और बाज़ार व्यवस्था अगर संतुलित हो जाए तो इसका जो है आय व्यय का ब्यौरा सही हो सकता है। जब आदमी सुबह से शाम तक काम करके लाएगा तो बच्चों को सही से पाल सकता है। इस पे विशेष ध्यान की ज़रूरत है। शिक्षा पे इसलिए जोर है कि शिक्षा अगर ये पढ़ लेने दे, चूँकि इनकी मेहरबानी है। सरकारी स्कूलों के मास्टरों को तनख्वाह मिलती है, वो आवे में ना आवे, पढ़ा में न पढ़ा में, ये उनकी बड़ी मेहरबानी होती है। जब इस साल बच्चे सारे के सारे 100% भाई 600 में 601 नंबर तक दे दिए गए हैं। कितना बढ़िया आकलन है। 600 नंबर का पेपर है और 601 नंबर दिया जा रहा है। दैट इज़ द गुड और नॉट। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है नंबर उनको दे दिए गए, उन्हीं को जो है इनाम मिल रहा है, उन्हीं को सब सारे के साथ। क्या इसमें किसी गरीब शोषित दलित को कभी पूछा जाएगा कि इनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं? इस पे भंते जी की तरफ से मैं आग्रह करूंगा कि आगे बढ़कर के इस बिंदु पर ध्यान दें, और शिक्षा वाली लाइन पर आप भी अपने चैनल से, आप भी अपने पत्रकार के माध्यम से, आप उसमें, दिस इज नॉट ए कमेंट बट ये समाज को बढ़ाने के लिए स्कूलों में जा कर के बंती जी से प्रचार प्रसार कराने का निवेदन करूंगा। हम लोगों की जहां आवश्यकता होती है, हम लोग जितने एडवोकेसी के लोग हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, चूँकि मैं एडवोकेसी में हूँ, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं इस बात में इनके साथ हूँ। जहां आवश्यकता पड़े वहां पर शिक्षा के लिए किसी भी कॉर्नर तक, चाहे किसी भी तरीके का संघर्ष करना पड़े, चाहे कहीं किसी स्कूल में जाना पड़े, उस पर जो है जोर देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। उस पर विशेष रूप से मैं समझता हूं कि ये जो संघर्ष किया जा रहा है, आप इसकी सूची बना सकते हैं कि किसी भी कॉलेज में बच्चे को प्रताड़ित करके भगा दिया जाता है, उसमें ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के बच्चों का जीवन हनन किया जा रहा है, जिससे वो तरह तरीके के रोगों से, सुसाइड से, अन्य तरीक़ों से मर रहे हैं। इससे इनका सत्यानाश किया जा रहा है। इस पर बहुत विचार की ज़रूरत है। गंभीर प्रकरण है ये, इसको समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर है।